कैसे आप लोग ठीक है? तैयारी कैसे चल रही है? आज हम कुछ और थ्योरीज हैं जिनको पढ़ेंगे। शुरू में हमने दो थ्योरीज पढ़ी, एक है लिबरलिज्म एंड सेकंड है रियलिज्म। उसके बाद हमारे पास दो और थ्योरीज हैं जिनको हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म एंड नियो रियलिज्म। ये जो नियो है इसका मतलब है न्यू, इसका मतलब है न्यू, यानी प्रीवियस जो थ्योरीज थी उनमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमें नई थ्योरीज की जरूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। सो द थ्योरी नियो रियलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ रियलिज्म। इसमें कुछ नया नहीं है, थ्योरी वही है, बस इसके अंदर जो मिस्टेक्स थी, जो रियलिज्म ने मिस्टेक्स की थी उनको करेक्ट करके नई थ्योरी आ गई। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ neoliberalism. Liberalism is the extension of neoliberalism is the extension of यानी प्रीवियस थ्योरी में कोई कमी होगी उस कमी को ठीक करके उसको रीब्रांड करके सामने रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पे एक आउटलेट है, लेट्स सपोज ये डॉट है, वहां पर एक सूट रखा हुआ है, लोग वो सूट ले नहीं रहे, तो क्या करेंगे, उस सूट को वापस फैक्ट्री भेजेंगे, वहां पे उसमें कुछ टेंटिंग करेंगे, कोई उसको कलर किया, कोई दुपट्टा उसके साथ ऐड किया, कुछ उसके अंदर कोई ज्वेलरी लगाई, वापस लाकर उसको सेल पे लगा देंगे, लोग खरीद लेंगे। अब तो ये वही सूट पहले वाला ही, बस इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो नियो रियलिज्म है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस ओल्ड थ्योरी, दैट इज रियलिज्म। ठीक है, अब ये जो रियलिज्म है इसको हम पढ़ते हैं अब नियो रियलिज्म करके। नियो रियलिज्म में तीन चीजें पढ़ेंगे हम, सिक्योरिटी स्टडीज, मॉडर्न रियलिज्म एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म। ये अलग अलग करके इसलिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अदरवाइज एक दफा हम नियो रियलिज्म पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो वो होगा आपका बस रियलिज्म। इट मींस नियो रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, सिक्योरिटी स्टडीज एंड मॉडर्न स्टडीज, सबको मिला के हम क्या करेंगे, रियलिज्म। जब आप सवाल अटेंड करते हैं ना, उसमें जब आप लिखते हैं रियलिज्म तो इसका मतलब होता है सारा रियलिज्म, क्योंकि हम अलग अलग करके पेपर में नहीं लिख सकते। अगर अलग अलग करके लिखे तो 1 2 3 4 इतना टाइम थोड़ी होता है 35 मिनट्स में, तो हम उसको फिर कैसे लिखते हैं, ऐसा रियलिज्म। जब मैं कहूँगा एक दफा स्टडी हो जाए, उसके बाद जब मैं कहता हूँ रियलिज्म तो इसका मतलब है सारा रियलिज्म, उसमें जितने भी स्ट्रैंड्स थे, वेरिएशंस थी, वो सब। लेकिन पढ़ने के दौरान हम इसको अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए, और जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें सब एक साथ ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि
यहाँ पे कौन से रियलिज्म की बात होती है, कंबाइंड ही होगी सारा रियलिज्म में बात करेंगे। ये बात समझ आ गई है? सो नाउ नियो रियलिज्म के जो सपोर्टर है उनका नाम है केनेथ वॉल्स। केनेथ वॉल्स। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म को पढ़ेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चरल रियलिज्म, इसको पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है यूनिट वर्सेस स्ट्रक्चर। यूनिट वर्सेस स्ट्रक्चर। एक है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस और एक है स्टेट लेवल एनालिसिस और एक है सिस्टम। दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज स्टेट एंड दिस इज सिस्टम। यूनिट क्या है? इट इज इंडिविजुअल। स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टमिक। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहता है कि हमारे पास दो तरह की स्टडीज होती हैं। एक है यूनिट बेस्ड स्टडी, यूनिट यानी एक, दैट इज इंडिविजुअल, एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर व्हिच इज सिस्टमिक। स्ट्रक्चरल रियलिज्म हमें कहता है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस करते हैं तो उसमें से हमने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए that cannot be applied everywhere. इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस करके जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान में इट इज वेरी कॉमन कि जी गर्ल्स को घर से बाहर रात देर तक नहीं रहना चाहिए। कॉमन है। Why? Safety issues. सोसाइटी उनको लेबल करती है, सेफ्टी इश्यूज। Yes, anyone? Else, इनका जवाब इसके अलावा हो कुछ इसलिए। और किसकी? जो बेटा मोटा क्यों लड़की क्यों नहीं आती, कोई अमाउंट स्टेट अमाउंट नहीं होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए जी, हम कोई डेवलप्ड कंट्री में रहते नहीं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है कुछ चल जाए बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान के लिए कहा जाता है वीक स्टेट स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है, स्टेट वीक है। मरिया लोग भी कहती है और बहुत सारे थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं जिन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान जो सोसाइटी रेजिलिएंट है, लेकिन कितने डिजास्टर्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज है, कोविड है, कितने मसले हुए, फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज है, फेमाइन है, वाटर क्राइसिस है, अर्थक्वेक्स आते हैं, सोसाइटी फिर भी चल रही है, अपनी मदद खुद ही करते हैं। रिश्तेदार होंगे या लोग होंगे वो हेल्प करेंगे, स्टेट वहाँ के इफेक्ट नजर आता है। सही है। अब अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी इश्यूज है जिसकी वजह से घर से बाहर लेट तक फीमेल्स को नहीं रहना चाहिए, इट इज अ यूनिट बेस्ड स्टडी। क्या ये दुनिया की हर कंट्री, हर सोसाइटी में वैलिड है? कुछ तो ऐसी कंट्रीज होंगी जहां पर सेफ्टी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये इशू नहीं है। वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि रात को देर से घर से बाहर रहते, पूरी रात बाहर रहते, कोई मसला नहीं। वहां पर ऐसा कुछ ही है कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकती है चीज। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं दैट इज इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस करके जो हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं वो हर जगह पर अप्लाई नहीं होते। अब हम आते हैं कोई एग्जाम्पल जो पेपर में कोट कर सकें, तो उसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं।
आप मुझे बताएं कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, causes of downfall of Mughal Empire. Any one reason, individual level of analysis. Vast empire and weak administration. Individual. अपनी मुगल एम्पायर का नाम बदनाम कर लिया है इस आर्ग्यूमेंट के साथ। अब पता नहीं वो कोई ऐशियन कर भी रहते कि नहीं। बड़ा कॉमन आर्ग्यूमेंट होता है ऐशियन कर रहे हो कर रहे होंगे गवर्नमेंट तो स्टेट हो गया ना, स्टेट लेवल है। मैं आपको कह रहा हूँ इंडिविजुअल का बताएं, इंडिविजुअल लेवल आप एनालिसिस बताएं। सर आपस की जो भाई बहनों की भाइयों के आपस में फिट देते हैं उसकी वजह से भी ठीक है। और Inept leaders. और पोइट्री करने लग गए थे, ऐश ही कर लेते। ठीक है, लिविंग अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, ओके, लेड टू द डिवाइस और डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, आप कह रहे हैं सर लग्जरियस लाइफ स्टाइल, फिर वो रोमांटिसिज्म में एंगेज हो गए, ताजमहल बना रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ओके। देन वी से दैट the demise of Aurangzeb, the death of Aurangzeb. औरंगजेब एक स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर थे। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स थे वो सारे कमजोर थे। एक स्ट्रॉन्ग लीडर जरूरी होता है। अब उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स थे वो सारे कमजोर थे। तो अब हमने इंडिविजुअल लेवल पे 3 आर्ग्यूमेंट्स देखे। एक लीडिंग लग्जरियस लाइफस्टाइल, दूसरा वीक सक्सेसर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग लीडर कोई अब रहा नहीं। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस के, ऐसा ही है। तो अगर इनमें से सिर्फ हम एक आर्ग्यूमेंट ले लें, लग्जरियस लाइफस्टाइल, तो क्या हम दुनिया में जितनी भी एम्पायर्स आएंगे उनके डाउनफॉल में ये रीजन लिख सकते हैं कि यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है? रशिया में और चाइना में इससे ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल प्रेसिडेंट्स कर सकते हैं क्या एंजॉय? पुतिन जहां रहता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेमलिन। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जहां रहता है उसको कहते हैं व्हाइट हाउस। क्रेमलिन में जब पुतिन वॉक करता है तो रेड कार्पेट खत्म नहीं होता। अनऑफिशियली कहा जाता है कि दुनिया में शायद रिचेस्ट पर्सन रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन है। एलॉन मस्क नहीं, इतनी वेल्थ है उनके पास। लग्जरी तो ये गुजार रहे हैं, तो एम्पायर कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे? करनी चाहिए। जैसे मुगल एम्पायर कोलैप्स कर दी, इसी तरह ये भी कोलैप्स कर जाए। लेकिन राइज ऑफ चाइना देख रहे हैं, रिसर्जेंस रशिया देख रहे हैं, डाउनफॉल तो नहीं। इसका मतलब है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस से जो हम एनालिसिस कंक्लूजन से ड्रॉ करते हैं वो हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता। हर जगह अप्लाई हो एक आर्ग्यूमेंट, उसके लिए हमें सिस्टमिक एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो कैनेथ मॉर्ट्स कहते हैं कि फोकस हमने किस पे करना है, ना कि इंडिविजुअल पे। और प्रीवियस दोनों थियरीज का फोकस क्या था? ह्यूमन नेचर था, इंडिविजुअल पे था, यानी लीडर के ऊपर फोकस था कि लीडर क्या सोचता है, उसकी क्या वैल्यूज है, उसके ऊपर था। सो प्रीवियस थियरीज में पूरा फोकस किस पे था? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे, यानी लीडर ऑफ द स्टेट पे। अब कहा जा रहा है इन दो थियरीज में कि ह्यूमन नेचर क्या है। एक ने कहा कि ये ऑप्टिमिस्टिक है और एक ने कहा इट इज पेसिमिस्टिक। इनसे इंटेंशंस पता चलती है।
ये इंटेंशन है ना, ऑप्टिमिस्टिक होना या सेल्फिश होना, ये क्या है? इट इज इंटेंशन। इंटेंशन तो नहीं, नियत करनी है कि नहीं? नाउ माय क्वेश्चन इज, कौन सी ऐसी साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स या मशीन्स को यूज किया गया जिससे ये कंक्लूड किया कि ह्यूमन नेचर ऑप्टिमिस्टिक है या ह्यूमन नेचर सेल्फिश है? ये पता कैसे चला? मतलब कोई वैक्सीन यूज की थी, कोई साइंटिफिक टूल यूज किया था, कोई एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया कि हमें पता चल गया कि इंटेंशन इंसान की सेल्फिश होती है या ऑप्टिमिस्टिक होती है? कैसे पता चला? आंख से, ओपन आई से। ओपन आई से देख के मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है? खुली आंख से मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी आप क्या सोच रही हैं? मुझे पता चल गया कि आप अभी क्या सोच रही हैं। 2 सेकंड के बाद आप क्या सोच रही हैं वो कैसे पता करोगे? तो किसी भी सिचुएशन के अंदर देखा गया कि वो कोई भी बंदा जो है क्या अप्रोच यूज करता है, मतलब वो देखिए, इट्स अ थियरी। ये क्या है? थियरी है। तो थियरी का मकसद क्या होता है कि आप जो बात बता रहे हैं वो प्रूव भी हो, और प्रूव भी। अब इन्होंने कहा ह्यूमन नेचर ऑप्टिमिस्टिक है, किसी ने कहा ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, बट सवाल ये है कि कैसे पता चला? सिर्फ देख के तुक्का थोड़ी लगाना है, इट्स अ डिसिप्लिन। आप बताएंगे कि जी कैसे ह्यूमन नेचर सेल्फिश है या ऑप्टिमिस्टिक है। उसके लिए इनके पास कोई टूल्स नहीं थे, उन्होंने बस फोकस इंडिविजुअल पे किया और कह दिया कि ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश या ऑप्टिमिस्टिक है। बात समझ आ गई है? उसके बाद बात आती है इंटेंशंस की। केनेथ वॉल्टसन या एनसे मॉर्गन, तो जिनको थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, दे से दैट इंटेंशंस कैन नेवर बी क्लियर। इंटेंशंस कैन नेवर बी क्लियर। दो इंसान हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दूसरे के लिए उसको सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज दोस्त है, कल वही दुश्मन हो गया सबसे बड़ा। ये कैसे हो रहा है? पहले कोऑपरेशन थी, अचानक से कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ गया? इंटेंशन चेंज हो गई, बिकॉज इंटेंशंस कैन नेवर बी क्लियर। कभी भी इंटेंशन क्लियर नहीं हो सकती। मान लेते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटेंशन पता चल गई। लेट्स सपोज रशिया और यूएसए और चाइना की बात करते हैं। शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट। यूएसए को पता चल गया कि शी जिनपिंग 1 साल के बाद एक ताइवान के ऊपर मिलिट्री अटैक करने वाले हैं। ये चाइनीज प्रेसिडेंट की इंटेंशन है कि 1 साल के बाद ताइवान पे अटैक करेंगे। कैसे पता चला? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदर की उन्होंने, हेavily इन्वेस्ट किया, पूरा फोकस साल तक उन्होंने शी जिनपिंग पे रखा और उनको ये बात पता चल गई कि ये काम करने वाले हैं। अब शी जिनपिंग 1 सेकंड में फैसला चेंज कर सकते हैं, 1 साल में 2 साल बाद करेंगे, हो सकता है ना? अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे 2027 का अटेम्प्ट देंगे, 1 हफ्ता पहले मैं भी उनकी इंटेंशन चेंज हो जाएगी, नहीं हम तैयारी नहीं है, अगले साल देंगे। कुछ हो सकते हैं बीच में कहेंगे बाहर जा रहे हैं, अभी मैं भी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही ना हो, कुछ टाइम के बाद बोले हमसे नहीं हो रहा, हम तो बाहर मुल्क से जा रहे हैं। सब में हो सकता है ऐसा पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इंटेंशन कभी भी क्लियर नहीं हो सकती और ये दोनों थियरीज रिलाई इंटेंशन पे कर रही है। जब आप सिर्फ इंटेंशन पे रिलाई करेंगे कि ह्यूमन नेचर ऐसी है, तो वहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकते। इसीलिए केनेथ वॉल्टस कहते हैं कि हमें यूनिट बेस्ड स्टडी नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए।
और जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं वो हर जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। बात समझ आ गई? अगर मैं कहता हूं कि डाउनफॉल ऑफ एनी एम्पायर, तो उसके लिए अगर मैं कहूं एब्सेंस ऑफ नेवल पावर, तो ये रीजन हर जगह पे अप्लाई होगा। एब्सेंस ऑफ नेवल पावर, हर वो एम्पायर जिसके पास नेवी नहीं है वो कभी ना कभी डाउनफॉल का शिकार होगी। मुगल एम्पायर कोलैप्स कर गई बिकॉज वो ब्रिटिशर्स से फाइट नहीं कर सकती, नेवल पावर थे। ब्रिटिश के पास नेवी थी, मुगल एम्पायर के पास नेवी नहीं थी। पहले तो उन्होंने समुद्र के रास्ते कैप्चर कर लिए, उनको कभी भी मुगल एम्पायर आजाद नहीं करवा सकी क्योंकि उसके पास नेवी थी ही नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोर्स कैप्चर कर लिए, उनको डेवलप करना स्टार्ट किया और एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। नेपोलियन का कोलैप्स हो गया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया था, यूके के साथ वो कन्फ्रंटेशन में आए, लेकिन उनकी भी नेवी नहीं थी, वो भी सिस्टम खत्म हो गया। इस वक्त दुनिया में सबसे लार्जेस्ट जो नेवी है वो चाइना इसको डेवलप कर रहा है। यानी किसी के पास अगर नेवल प्रेजेंस नहीं है, पावर नहीं है, तो उसका डाउनफॉल तय है। इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी, इट इज सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस। हम चीजों को डिफरेंट लेयर्स पे एनालाइज करते हैं कि घर में क्या मसला है, दैट इज इंडिविजुअल, फिर स्टेट में क्या मसला है, दैट इज स्टेट लेवल एनालिसिस, फिर स्टेट के बाहर जो मसले हैं दैट इज रीजनल और ग्लोबल वो मसले हैं। इन तीनों को एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एनालिसिस है दैट इज सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस करते हैं और कहते हैं कि यही सही है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम करते हैं इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस, मेरा फलान दोस्त उसका ऐसे हो गया, यानी सबके साथ अब ऐसे ही होता है जी, होता है ना, क्योंकि वो उसने ये किया लेकिन उसके साथ फिर इसकी वजह से ये हो गया, सभी के साथ अब ऐसे ही होता है। मैं अगर कहता हूँ कि ये किताब पढ़ने से सीएसएस पास नहीं होगा, तो आपके दिल में फलां ने तो ये किताब पढ़ी थी तो पास हो गया था। ये लो आईक्यू आंसर है, ये क्या है, लो आईक्यू रेस्पॉन्स है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस इंसान में नहीं है। अगर कभी आप किसी से आर्ग्यू करें और आपकी बात कहें और बोले फलां मेरा रिश्तेदार वो तो उसका तो ऐसे क्यों था, वो दूर हो जाए। कोई भी इंडिविजुअल इनकंसिस्टेंट एग्जांपल लेकर सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे इनकंसिस्टेंट एग्जांपल्स रहेंगे, लेकिन वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक आइसोलेटेड इवेंट है, वो उस केस के लिए रेलेवेंट है, बाकियों के लिए नहीं। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, ये करते हैं ना जो हमने देखा होता है या ऑब्जर्व किया होता है, उसके बेस पे हम कहते हैं यही घर पे आखिर है और बाकी तमाम जगहों पे यही होता है, ऐसा ही है। लेकिन आईआर कहता है ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं। सो केनेथ वाट्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल रियलिज्म कि हमारा फोकस यूनिट बेस्ड स्टडी पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूनिट में हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं और वहां से जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकते। तो हमें फोकस करना है स्ट्रक्चर पे कि सिस्टम में क्या चल रहा है, सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। अब जैसे इवेंट था 9/11 का, Why Pakistan became the front line ally of the USA? According to systemic level of analysis, जब किसी भी जगह पर चाहे वो रीजनल हो या ग्लोबल हो, एक वॉर चल रही हो तो एक स्टेट न्यूट्रल नहीं रह सकती, एक स्टेट न्यूट्रल नहीं रह सकती। अगर कहीं पे भी वॉर चल रही है, एक रीजनल हो या फिर ग्लोबल हो, तो स्टेट जिसके पास बिल्कुल वॉर चल रही है वो न्यूट्रल नहीं रह सकती। तो जब पूरी दुनिया यूएसए को सपोर्ट कर रही थी तो पाकिस्तान न्यूट्रलिटी डिक्लेयर नहीं कर सकता,
हमें एक साइड लेनी थी यहाँ पर, या तो हम अफगानिस्तान के साथ होते और पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ते, या हम यूएसए के साथ होते जिसके साथ पूरी दुनिया थी। तो एक रैशनल इलेक्टोरल मॉडल सजेस्ट करता है कि हमें यूएसए के साथ अलायंस फॉर्म करनी चाहिए। तो दैट इज सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस। अगर कहीं पे कोई वॉर है तो कंट्रीज जिनके साथ साथ वॉर चल रही है वो न्यूट्रल नहीं रह सकते। समझ आ गई? क्लियर जी? न्यूट्रल होने में इसमें कोई कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? जी न्यूट्रल होने के कोई इसकी पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में पूरी दुनिया की सपोर्ट यूएसए को है, तो पाकिस्तान अलग से न्यूट्रल कैसे रह सकता है? यूएसए को यूनाइटेड नेशंस की फुल सपोर्ट है, रशिया की सपोर्ट है, चाइना की सपोर्ट है जो कि उसके दुश्मन है, पूरी नेटो की सपोर्ट है। यानी एक तरफ दुनिया के सारे बॉडी बिल्डर्स आ जाएं और एक तरफ एक हीरोनी आ जाए और कहे कि जी मैंने इन सबको डिफीट करना है। हो सकता है ऐसे? वो बोलेगा भाई मैं भी आपके साथ हूँ, जिनको लड़ने जा रहे हैं उधर चले, ऐसे ही होगा ना। तो एक तरफ सारी पावर्स, दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी सारी उल्टी की हुई थी। हमारे पास डिक्टेटरशिप, हमारे पास न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका है, न्यूक्लियर वेपन का कार्य किया तो सेंटर्स फेस करने पड़ेंगे। देन हमने तालिबान जो कि टेररिस्ट है अकॉर्डिंग टू यूएसए, उनको रिकग्निशन दी है कि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और यूएसए कहता है कि मैं इन्हीं के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ और हम उनके साथ रिलेशंस फॉर्म कर रहे हैं। तो जो टेररिस्ट है उसके साथ जो रिलेशन है वो भी टेररिस्ट होगा। तो हम क्या कर सकते थे? ये अफोर्ड नहीं ना, हम यूएसए को निकले वेपन मारते हैं। सर लेकिन इतने सारे स्टेट मिलके, कंट्रीज मिलके एक स्टेट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कोई भी स्टेट किसी को सपोर्ट करके अपना बेनिफिट देंगे तो यूएसए को क्यों सपोर्ट किया? नैरेटिव उनके फेवर में था ना, नैरेटिव यूएसए ने कंट्रोल कर लिया। सोशल मीडिया पे कैसे हम एक पर्टिकुलर साइड कैसे ले लेते हैं? हमने कोई रिसर्च की होती है वहां पर कि हमें किसको सपोर्ट करना है, कौन सही कौन गलत? बस हमारे सामने जो आ गया और उसमें जो भी नजर आया हमें लगता है यही सच है, हम उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे होता है। एल्गोरिथम आपको दूसरी साइड कभी नहीं दिखाता, जो आपको चाहिए आपको सिर्फ वही शो होता है। तो अगर आप किसी एक के फेवर में हैं तो उसी के फेवर में आपको और सारी वीडियोस नजर आएंगी, कभी भी दूसरा साइड आपको शो नहीं करेगा क्योंकि आप तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहता है आप स्क्रॉल करते रहें, ना कि आप फोन रख दें। वो कॉन्स्टेंटली आपको वही सजेशन देगा जिसको आप स्क्रॉल करते हो, इसमें इंटरेस्ट होता है आपका। इसीलिए जैसे ही आपका इंटरेस्ट लूज होता है फिर एक वीडियो आ जाती है इंटरेस्टिंग, फिर आप और यूज करते हो। ये एल्गोरिथम इसी तरह काम करता है ना। तो यूएसए ने नैरेटिव अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया, यदि देखिए मैं विक्टिम हूँ, मेरे ऊपर अटैक हो गया है, मेरी सॉवरेनिटी ब्रीच हो गई है, 300 लोग मारे गए हैं, मेरे साथ जुल्म हो गया। दुनिया ने कहा वाकई में। और उस टाइम पे यूएसए एक सुपर पावर थी, दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट। उस स्टेट में यूएसए के ऊपर अटैक हुआ, पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी। देन लेटर ऑन स्लोली इंक्रीजिंगली दुनिया को पता चला कि यूएसए की पॉलिसीज पीस के लिए सही नहीं है, तो सपोर्ट खत्म होना स्टार्ट हुई। ठीक हो गया? तो आपको समझ आया कि सिस्टमिक लेवल ऑफ एनालिसिस और यूनिट स्टडी क्या करता है। क्लियर? आगे चले। सेकंड पॉइंट क्या है इनका? कैरेन वॉट्स ने जो किताब लिखी है उसका नाम है थियरी ऑफ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स। ये सारी बातें उसी किताब में से हैं। थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद उन्होंने बात की है पावर से, कॉन्सेप्शन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू कैरेन वॉट्स। आपको समझ आ रहा है?
ईशा आप समझ आ रहे? अकॉर्डिंग टू टेनेट वर्ड्स पावर इज मल्टी डायमेंशनल। इसकी कोई एक डायमेंशन नहीं होती, मल्टी डायमेंशन है जिसमें मिलिट्री पावर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तमाम रिसोर्सेस इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप, नेशनल मोरल, ये सब चीजें इंक्लूडेड। यानी किसी भी स्टेट की अगर पावर को कैलकुलेट करना है आपने, तो आप कैसे करेंगे? इन तमाम इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी मिलिट्री कितनी पावरफुल है, इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी उनकी कैसी है, यदि ये किस कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है या फॉरेस्ट ज़्यादा है, लोकेशन कैसी है, माउंटेनस रीजन तो नहीं है, सारे फैक्टर्स ज्योग्राफी के कैलकुलेट होते हैं। कितने रिसोर्सेज हैं, कितने मिनरल्स हैं, कितने डिपॉजिट्स हैं, कितना ऑयल है, तमाम फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। लीडरशिप उनकी कैसी है, कि करप्ट है या नहीं है, रिलीजियस है या नहीं है, तमाम फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। नेशनल मोरल, लोग कैसे हैं, लोगों की क्या वैल्यूज है, लोग करप्ट तो नहीं है, ये सब कंसिडर होते हैं और इन सबको कंसिडर करके कैलकुलेट करके स्टेट की पावर डिटरमाइन होती है। तो जब भी एक स्टेट किसी और स्टेट पे अटैक करती है तो ये जहन में रखा जाता है। सबसे आसान तरीका क्या है? नेशनल मोरल को अटैक करना, क्योंकि जब नेशनल मोरल खत्म हो गया तो उसके बाद स्टेट को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है। नेशनल मोरल का क्या मतलब है? लोगों को बहुत ज्यादा मेंटली वीक कर दे, बहुत ज्यादा वीक कर। कैसे? उनको उन्हीं के जिस कंट्री में वो लोग रहते हैं उसी कंट्री के खिलाफ कंटेंट दिखाना शुरू करें, उस कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट करें और उनको वो कंटेंट दिखाएं ताकि वो अपने मुल्क से डिसहार्ट हो जाएं और उससे नफरत करना स्टार्ट करें। फिर आप उनको ऐसा कंटेंट शो करना स्टार्ट करें जिससे वो कुछ ना कुछ गलत करना स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पे पॉन्स देखना, सॉफ्ट पॉर्न अब आ गया रील्स की फॉर्म में, लोग कंज्यूम करते हैं इसको बहुत इजीली। एक गेम आ गई है ब्लू व्हेल के नाम से, लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट टास्क मिल रहे हैं और लोग मार रहे हैं। अभी एक मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो मुझे बता रही थी कि अभी रिसेंटली कराची में वाक़या हुआ है और उनके मामू के बेटे के साथ, बेटा उनका 6 साल का, उसके साथ उसको किसी ने पकड़ के ब्लू व्हेल के चक्कर में मार दिया। गूगल पे आपको ना यूट्यूब पे नज़र आ रहा होगा, उन्होंने ट्रिब्यून ने इन्होंने कवर किया इसको। तो एक 18 साल का लड़का था, वो ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था, तो उसको ये टास्क मिला यदि बच्चे को पकड़ के मारना है, तो ये बच्चा उसके हाथ लग गया तो उसको मार दिया। उसको 4-5-6 दिन पता नहीं कितने टाइम के बाद उसकी लाश मिली, उसको टैंकी में रख दिया और उसकी पूरी बॉडी फूल गई, उसके हाथ पता नहीं क्या क्या कर दिया उसके साथ। अब वो अरेस्ट हो गया, उसको फांसी देंगे कि वो बच्चा तो मर गया। ऐसी गेम्स खिलाए आप इनसे, आप इनको ऐसा कंटेंट दिखाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, ऐसा नैरेटिव सेट करें ताकि ये एक्सट्रीमिस्ट बनना स्टार्ट कर दें। जब एक स्टेट का लोग जो है उनका मोरल ही डाउन हो जाएगा तो स्टेट के ऊपर अटैक करना तो फिर आसान है, लोग बुज़दिल बन जाएंगे, सरेंडर करेंगे, है ना? ऐसे होता है सर। तो अथॉरिटीज एक्शन क्यों नहीं लेती हैं जी। लेट सपोज एक इंसान है जिसके पास 1000 रुपये है और एक इंसान है एक के पास 500 रुपये है और एक इंसान है जिसके पास 5 रुपये है, तो किसकी बात मानी जाएगी? जिसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पैसे हैं, है ना? तो ऐसे ही जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है, वो ज़्यादा स्पेंड करेगा उसमें। अब इंडिया को देखें, थ्रू मूवीज वो कितनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम फिल्म ऐसे बना ही नहीं पाते हैं इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उनकी मूवीज रिलीज होती हैं ग्लोबली,
पूरी दुनिया में देखी जाती है। बजट उनका होता है 500,000 करोड़, हमारा बजट ही होता है 2 करोड़ फिल्म का। लोग देखते हैं, फिल्म हिट हो जाती है, अगर 2.5 करोड़ का उसने बिजनेस कर लिया तो नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होगी? इसके बाद जितने ज़्यादा वसाइल होंगे, जितनी ज़्यादा रीच होगी, वो उतनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर पाता है। इसके लिए आप ये पढ़िएगा, EU डिसिप्लिन लैब रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें बताया गया है कि इंडिया किस तरह से पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं एक ऑर्गेनाइज मैनर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान ने रिलीज नहीं की, इंडिपेंडेंट विसल ब्लोअर्स हैं, उन्होंने ये वेबसाइट से की है, इंफॉर्मेशन गैदर की है और ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर कर रही है। ठीक हो गया जी। धुरंधर देखी है मूवी, नाम सुना है? सी कैसे मूवीज तो पाकिस्तान में बैन है, इंडियन मूवीज बैन है, लेकिन फिर भी आपने देख ली ना, फिर भी देख ली ना कहीं पे। सिनेमा में तो मूवीज बैन है, लेकिन अपनी OTT प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं पे आपने देखा। और इंडिया में क्या नैरेटिव किया कि मॉनेटाइजेशन इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान नकली नोट छाप रहा था। इंडिया में मॉनेटाइजेशन हुई, जो कि एक सबसे एक डिजास्टर साबित हुआ उनके लिए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मकसद था उनका कि जो कैश में ब्लैक मनी है ना, वो खत्म हो जाए। ब्लैक मनी कैश में कोई नहीं रखता, उनको ये बात समझ नहीं आई। ब्लैक मनी एसेट्स की फॉर्म में होता है, कैश में थोड़ी रखेंगे पैसे। ब्लैक मनी के कोई एसेट में होंगे, कोई कंपनी में लगे हुए होंगे, कोई कहीं शेयर्स होंगे, कुछ ऐसा होगा। इनको लगा कि बस अब हम मॉनेटाइजेशन करते हैं, 500,000 के नोट बंद कर देंगे तो ब्लैक मनी जो है वो सारा खत्म हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। बैकफायर कर रही है पॉलिसी उनकी, गवर्नमेंट गिरते गिरते बची उनकी। तो मूवी में दिखाया है कि ये मॉनेटाइजेशन पॉलिसी इसलिए इंडिया ने, नरेंद्र मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस कराई क्योंकि पाकिस्तान की ISI ने ना उनकी प्लेट्स चुरा ली थी जहाँ पे नोट प्रिंट होता है, और पता नहीं कितने 1000 करोड़ पाकिस्तान ने प्रिंट कर लिए थे जो इंडिया में जाने थे, और वो पैसा प्रोपेगेंडा में यूज होता ताकि वो उनकी फेवर में, यानी प्रो पाकिस्तान कोई गवर्नमेंट बन जाए। ये मूवी में दिखा दिया, आप लोग मान रहे हैं सब चीज को। 2012 में मोदी का, जी 2012-11 में मोदी का 2012 में जिस पूरा केस है 2011-12 का है, जब नोट बंद हुई है हुआ। तो फिक्शन है ना, मूवी है ना। लोग वहां पे समझ रहे हैं कि अरे इसलिए किया था मोदी गिरे। अब देखें कैसे नैरेटिव्स सेट किए जा रहे हैं, कैसे नैरेटिव सेट होते हैं। अब कितने लोग होंगे जो इस बात को सच मान लेंगे, वहां पर कुछ ही लोग होंगे जिनको लगेगा भाई ये मूवी है, सब प्रोपेगेंडा जिसको कर, बाकी सबको क्या लगेगा यही सच है। हमें लगता है मूवीज में जो दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, ऐसे लगता है ना काफी लोगों को, ऐसा नहीं होता। इट्स कॉल्ड प्रोपेगेंडा। अब हाइब्रिड वॉरफेयर में ये चीज आती है, ये करके नेशनल मोरल को अंडरमाइन किया जाता है। जब लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट को टेक ओवर करना इतना मुश्किल नहीं होता। अब ईरान की आप एग्जांपल ले लें। अब अगर ईरान के लोग इस टाइम पे ईरानियन गवर्नमेंट या रिजीम के साथ नहीं होते तो इस वक्त रिजीम चेंज हो चुका होता, ऐसा ही है ना। लेकिन लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे। अगर वो कहते भाई कि हम रिवोल्ट करें उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इस वक्त रिजीम चेंज हो चुकी होती, यूएसए ने और ज़्यादा बम्बार्डमेंट कर दी होती, रिजीम चेंज, प्रो यूएसए गवर्नमेंट आ जाती बात कर। लेकिन उल्टा काम कैसे हो गया, क्योंकि लोगों ने सपोर्ट अपनी गवर्नमेंट, इस वजह से क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि इतने ज़्यादा सैंक्शंस के बावजूद भी वहाँ पर लोग अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पेट्रोल ऑलमोस्ट फ्री है, वहाँ पर है ही पेट्रोल, सारी चीज़ें पेट्रोल पे चलती हैं, पेट्रोल फ्री है। ईरानी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे ही सस्ती हैं, वो भी उनको सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं, पेट्रोल सस्ते में। फिर ज़ाहिर है पेट्रोल सस्ता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती होती है क्योंकि वहीं से बनती है, तो वो इतने ज़्यादा परेशान तो है नहीं। देन दे हैव पर्शियन सिविलाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी वहाँ पर प्रिवेल करता है, तो लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की एक्सटेंशन है ये पर्शियन नेशनलिज्म। लोगों ने फेवर किया गवर्नमेंट।
अगर उनका नेशनल मोरल कम होता, डिग्रेड हो चुका होता, तो प्रोटेस्ट करते, स्टेट की पावर ही खत्म हो जाती। तो इसलिए ये कहते हैं कि कॉन्सेप्शन ऑफ पावर क्या है कि इट इज मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ मिलिट्री पावर होना काफी नहीं है। यूएसए और इजराइल, उनका तो कोई मिलिटरी मैच ही नहीं है, तो अनपैरेलल पावर्स है वो, न्यूक्लियर वेपन भी है उनके पास। एज कम्पेयर टू दैट ईरान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं, बट उनके पास ये तो है, नेशनल मोरल है, लीडरशिप है। सर लेकिन एक स्टडी में ये पढ़ा था कि जो प्रोपेगेंडा उठाया गया था कि पब्लिक ईरान की रिजीम के खिलाफ है या गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो ईरान की वो तस्वीरें थी नहीं, वो आउटसाइड ईरान के लोग थे जो ये सोशल मीडिया के ऊपर रन आउट कर रहे थे। यस नॉर्मल है, ऐसे तो करते हैं। सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, टाइप कर सकता है, वीडियो बना सकता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपको समझ आ गया व्हाट इज स्ट्रक्चर? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि मॉडर्न रियलिज्म क्या है। मॉडर्न रियलिज्म में बस एक ही लाइन है, उसको समझ लें। कोई भी चीज होती है तो उसका एक एंड गोल होता है, हर चीज का एक एंड गोल होता है। क्या चीज? एंड गोल। आपका एंड गोल क्या है? आप बताएं। एंड गोल है पास करना है, करना पास करना। एक बताएं, सीधे पास करना, सीधे पास करना। इसके अलावा जी क्लास में आप इसलिए आ रही है, क्या कह सकते हैं? सीधे पास करना। सक्सेसफुल कैसे होना, जरा बताएं। इंडिपेंडेंट कैसे होना है आपने? जॉब करने से इंडिपेंडेंस आती है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना। जॉब तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी का काम है। आप बताते ना व्हाट इज योर एंड? आप उसके बाद नया गोल्ड सेट करके बढ़ जाते हैं। अभी आपका क्या है? सीधे करना। सीधे क्या करना, पास करना जी। फर्स्टली तो मेरे गोल में से मैं टेस्ट को क्लियर करके एलोकेट करना, बट अगर नहीं होगा तो बैकअप करना मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बैकअप क्या है आपका? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना। आप डिग्री साइकोलॉजी में है, बैचलर्स की है आपने। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ जी? जी जी, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, पेज रीडिंग करेंगे जी जी। देखिए जी, हर किसी का एक एंड गोल होता है। थ्योरी का भी तो एक एंड गोल होता है कि नहीं? लिबरलिज्म का एंड गोल क्या था? कोऑपरेशन करना। लिबरलिज्म का एंड गोल क्या था? कोऑपरेशन। रियलिज्म का एंड गोल क्या था? एब्सोल्यूट पावर करना। ये कह रहे हैं ना कि पावर मैक्सिमाइजेशन करें। रियलिज्म क्या कहते हैं? पावर मैक्सिमाइजेशन, अपनी पावर बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि आपसे बड़ी कोई पावर ना हो। लिबरलिज्म कहते हैं कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। दिस इज द एंड गोल। व्हाट इज द एंड गोल ऑफ न्यूरियलिज्म? स्ट्रक्चरल रियलिज्म में हमें वो बात बता रही है। चलिए, तो उसके लिए मॉडर्न रियलिज्म ने हमें एक एंड गोल बताया है कि आखिर स्टेट
तो चाहिए क्या, व्हाट इज द एंड गोल? दे से कि हर स्टेट चाहती है कि उसको एब्सोल्यूट गेन्स मिले। कोई भी स्टेट कोई भी एक्शन लेती है तो मकसद क्या होता है, एब्सोल्यूट गेन। बट एब्सोल्यूट गेन्स कभी नहीं मिलेंगे। व्हाट स्टेट्स कैन अचीव इज रिलेटिव गेन्स। एब्सोल्यूट गेन्स पॉसिबल नहीं है, हमें रिलेटिव गेन मिल सकता है। स्टेट कोई भी एक्शन लेती है तो यही सोचती है कि जी इस एक्शन से मुझे एब्सोल्यूट गेन मिलेगा। गेन का मतलब है कुछ हासिल कर लेना, जो भी मैंने हासिल किया होगा वो 100% होगा। ऐसा कभी नहीं होता, एब्सोल्यूट गेन्स होते ही नहीं है। हमेशा जो गेन्स होते हैं वो रिलेटिव ही होते हैं। रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन में गेन। अब थोड़ा सा एग्जांपल आपकी स्टूडेंट्स की लाइफ में से देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव गेन क्या होता है। लेट्स सपोज असाद है, ये कह रहे हैं कि सर मैंने जो है ना 5 सब्जेक्ट्स अपने प्रिपेयर कर दिए हैं, इट इज माई एब्सोल्यूट गेन। मेरे 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गए। इनको लगा कि इतना काम तो किसी ने किया ही नहीं होगा अभी तक। फिर कोई और स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा सर मेरे 6 सब्जेक्ट्स हो गए। अब इनके कंपैरिजन में इनका गेन रिलेटिव हो गया। पहले इनको लग रहा था एब्सोल्यूट है, अब पता चला कि किसी ने तो मुझसे ज्यादा काम कर लिया है, तो इनका गेन क्या हो गया, रिलेटिव। अब इनको लग रहा होगा कि ये मेरा एब्सोल्यूट है, मैंने तो चेक कर लिए। फिर पता चला कि एक स्टूडेंट ने 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए, तो इनका गेन क्या हुआ। अब उनको लगा मैंने तो सारे कर लिए, मेरा तो एब्सोल्यूट है। फिर एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा सर मैंने 12 सब्जेक्ट्स भी कर लिए और 10 फुल एसेस ले लिए। अब वो स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो ये एब्सोल्यूट गेन है, 10 एसेस और 12 सब्जेक्ट किसी ने किया ही नहीं। फिर एक स्टूडेंट है, उसने कहा सर मैंने जो है 15 एसेस लिखे हैं और हर सब्जेक्ट के 4-4 पेपर्स अलग से किए हैं और ग्रामर का पूरा पोर्शन 1970 से लेके अभी तक सारा रख लिया है। अब उनका गेन उनको लग रहा होगा एब्सोल्यूट है। फिर एक और स्टूडेंट है, सर 150 एसेस लिखे हैं मैंने, 8 साल हो गए, आखिरी अटेम्प्ट है, ऐसे ही फेल हो रहा था, तो इस दफा मैंने 150 एसेस लिख डाले टोटल मिला। अब क्या होगा, उनका गेन सबसे बड़ा है, तो मे भी वो एब्सोल्यूट। कोई और केस होगा जिन्होंने उनसे भी ज्यादा मेहनत की होगी, काम किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। एब्सोल्यूट गेन कभी नहीं होता, गेन्स आर रिलेटिव। इसी तरह अगर आपका थीसिस पास हो जाता है तो आपको लगेगा इट इज माय एब्सोल्यूट गेन, बट इट इज नॉट। आपके फ्रेंड को पीएस मिला, आपको कोई और ग्रुप मिल गया, तो आपका गेन रिलेटिव हो गया। फिर जिसको पैस मिला है उसको लग रहा होगा मेरा तो एब्सोल्यूट गेन हो गया, लेकिन उनको अपनी फेवरेट जगह पे पोस्टिंग नहीं मिली। उनके साथ जो थी उनको अपनी जगह पे फेवरेट पोस्टिंग मिल गई, उनका गेन फिर से रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होगा। इसी तरह जब स्टेट्स एक्शंस लेती हैं तो उनके गेन्स जो होते हैं उनसे यानी जो फायदा मिला होता है वो एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। अब जैसे यूएसए और ईरान की वॉर चल रही है इस वक्त, अब जब भी एग्रीमेंट साइन होगा तो हम देखेंगे रिलेटिव गेन्स किसके ज्यादा है। एब्सोल्यूट गेन यहाँ पर किसी का भी नहीं होगा, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि रिलेटिव गेन ईरान का ज्यादा है यूएसए से। एब्सोल्यूट ईरान का भी नहीं होगा, इट विल बी रिलेटिव गेन। बात समझ आ गई? तो हमें ये पता चला कि एंड गोल क्या है। एंड गोल इज के रिलेटिव गेन लेना। ठीक है, मुझे बात समझ आ गई? अभी आप सोच रही हैं कि सर क्या सोच रहे हैं, यही सोच रही हैं आप? एब्सोल्यूट गेन और रिलेटिव गेन वर्ड को समझे ना। रिलेटिव का मतलब है कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब है कि 100% कंप्लीट फुल। जब कोई भी स्टेट कोई भी एक्शन लेती है तो उसकी वजह से उसको जो फायदा मिला होता है वो 100% कभी नहीं होता, कुछ नुकसान भी तो हुआ होगा। तो उसका जो गेन होगा दैट विल बी रिलेटिव गेन, दैट विल बी अ रिलेटिव गेन। एब्सोल्यूट कभी भी नहीं। कोई भी वॉर हुई तो जिसको ज्यादा फायदा होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव गेन। एब्सोल्यूट गेन कभी भी
नहीं होगा। कोई एग्रीमेंट साइन हुआ तो रिलेटिव गेन होगा, एक स्टेट को दूसरी से थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिला होगा, इट विल बी रिलेटिव गेन, एब्सोल्यूट कभी भी। ये उसके बाद है सिक्योरिटी स्टडीज। थोड़ा सा सिक्योरिटी स्टडीज को समझने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी स्टडीज पे जिन्होंने काम किया है आईआर के स्कॉलर हैं, इनका नाम है जेम्स जे वॉर्ड, इनका नाम है जॉन जेवियर शैम्बर। सिक्योरिटी स्टडीज को समझने के लिए हम पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड को थोड़ा देख लेते हैं। (1990) से लेकर 2001 तक आपने अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के बारे में सुना है? अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म सुना है कभी? अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का मतलब है कि अमेरिका जैसा कोई भी नहीं। 1990 से लेके 2001 तक अमेरिका ने ये फील कर लिया कि अमेरिका से बेहतर कोई कंट्री है ही नहीं। ये वो पीरियड है जहां पर अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है। हिस्टोरिकली हम देखें, अमेरिका जब से बना है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा यूएसए जो पावरफुल रहा है वो इस टाइम पे है। ये 10 साल, ये 10 साल वो है जहां पर यूएसए अपनी पीक पावर पर है। यहां तक आते आते अमेरिका बहुत ज्यादा एरोगेंट भी हो गया है। और एरोगेंट होना नॉर्मल सी बात है, किसी इंसान की 3 अचीवमेंट होती है वो एरोगेंट हो जाता है कि नहीं? ये तो इतनी बड़ी एम्पायर है, जब एक इंसान एरोगेंट हो जाता है तो एम्पायर जिसकी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं उसका एरोगेंट होना तो नेचुरल है कि नहीं? आप देखेंगे जो गाड़ी में जा रहा है वो रिक्शे वाले से कैसे लड़ेगा, बाइक वाले के साथ कैसे लड़ता है, होता है ना? उसको लगता है आई एम सुपीरियर। जो गाड़ी में है उसको लगता है कि आई एम बिकम एरोगेंट। ऐसे होगा क्यों? क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत अचीवमेंट ज्यादा है, वो क्या हो गया? ऐसे होता है। अब लोगों में अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेट्स के साथ ऐसा नहीं होता होगा। सेम आप लोगों का पास हो जाएगा, यू विल बिकम एरोगेंट। और नहीं सर, वी आर डाउन टू अर्थ, वी आर हम्बल एंड दिस एंड दैट, हम तो फ्लोर पे लेट जाते हैं, इतने ज्यादा डाउनफॉल, इतने ज्यादा हम हम्बल हैं। ये सीरीज पास करने से पहले बोल रहे हैं आप। पास हो जाएगा एलिगेंस नेचर, पर्सनैलिटी में शिफ्ट आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आपको एक पावरफुल पोजीशन मिलती है। पावर मिलेगी तो एलिगेंस तो आएगी। एफपीएससी का प्रोसेस इस तरह से है कि उसको सिलेक्ट करना है जिसमें कम से कम ये बीमारी हो, जिसके अंदर कम से कम ये डिजीज हो, क्योंकि वैसे ही पावर मिलने के बाद ये एरोगेंट बन ही जाएगा। पहले से ही अगर बना हुआ होगा तो फिर तो पागल हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा ना फिर। इसीलिए उसको चूज करना है जो कम से कम एरोगेंट। ये साइकोलॉजिकल का प्रोसेस ही इसलिए होता है कि इसके दिमाग में हवा तो नहीं भरी हुई, अगर भरी हुई है तो उसको फेल कर देंगे। क्योंकि जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे तो एक एक एरिया की आपके पास पीएम जितनी पावर्स होगी, तो उसमें एरोगेंट होना तो बनता है। जब एक इंसान बनता है इतनी सी पावर पे, तो ये तो एम्पायर है जो पूरी दुनिया में रूल कर रही है। एरोगेंट बनना इसका तो नॉर्मल है। अमेरिका जी यहाँ पर अब एरोगेंट बन गई।
कैसे बना, आप उसकी पास्ट की अचीवमेंट्स देख रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन यूएसए के पास आया। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, यूएसए ने उसको हराया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों वॉर्स में यूएसए इंटरवीन करता है और जंग वेस्टर्न पावर्स जीत जाती है। फाशिज्म को यूएसए ने हराया, नाजीज्म को यूएसए ने हराया, देन कम्युनिज्म को यूएसए ने हराया। यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। सोल सुपर पावर अब कौन है इस टाइम पे? यूएसए इज दी सोल सुपर पावर। सुपर पावर का स्टेटस यूएसए के पास है और दुनिया में एक ही सोल सुपर पावर है इस वक्त 10 साल के लिए। अब तो एरोगेंस अब तो आनी चाहिए ना, तो अमेरिका भी यहाँ पर हो गया एरोगेंट। और जब इंसान एरोगेंट होता है तो उससे गलती होती है, एरोगेंस में गलती होती है ना। तो अमेरिका से यहाँ पर गलती हो गई। गलती क्या है वो हमें सिक्योरिटी स्टडीज में पता चलेगा। सिक्योरिटी स्टडीज कहती हैं कि जी 2 तरह के रियलिज्म होते हैं, एक ऑफेंसिव रियलिज्म और एक डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म का मतलब है कि वो रियलिज्म जिसका फोकस मेनली सिक्योरिटी के ऊपर। ऑफेंसिव रियलिज्म focuses on security aspect only, and defensive realism focuses on other pillars of security as well. यानी एक तो मिलिट्री सिक्योरिटी होती है कि मिलिटराइजेशन करेंगे, आर्मामेंट करेंगे, वेपनाइजेशन की तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स ज़्यादा बनाएंगे, ये है सिक्योरिटी पिलर ऑफेंसिव रियलिज्म का। डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि हमने अदर पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी पे भी काम करना है। अदर पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है अब हम हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेमोक्रेसी पे, कैपिटलिज्म पे, इंस्टीट्यूशंस पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। इस टाइम पे यूएसए को लगा कि बेस्ट सिस्टम दुनिया के अंदर जो है वो दो ही है, एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है डेमोक्रेसी। तो अब हम क्योंकि अदर पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी पे फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में हम इसको लेकर आएंगे। USA started promoting democracy and capitalism, meaning thereby USA started promoting its values. Rather, it started exporting its values across the world. यदि अब ह्यूमन राइट्स की बात होगी पूरी दुनिया में, अब डेमोक्रेसी की बात होगी पूरी दुनिया में, अब कैपिटलिज्म की बात होगी पूरी दुनिया में, अब जो अमेरिकन वैल्यूज हैं उसकी बात होगी पूरी दुनिया के अंदर। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाएंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाएंगे और उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इससे फोकस हट गया सिक्योरिटी पिलर्स, अदर पिलर्स पे फोकस करना स्टार्ट किया ना, बिकॉज यूएसए थॉट के डिफीटिंग यूएसएसआर was an absolute gain of USA. अमेरिका को लगा कि it is my absolute gain that USSR has just integrated. ये मेरा क्या है? अब क्योंकि ये मेरा absolute gain है तो अब मैं बाकी पिलर्स पे फोकस करता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी तो मेरी ठीक है, I am invincible. समझ आया आप? उसके बाद भी 2001 में एक इवेंट होता है that shook the entire world, 9/11. What is 9/11? 4 एयरलाइनर्स हाईजैक होते हैं, वो भी अमेरिका के अंदर से। जो लोग हैं वो अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने वो हाईजैक किए हैं, अलग अलग जगहों पे जाके वो ब्लास्ट हो गए। 2 जाके ट्विन टावर में लगे, एक पेंटागन में गिरा, एक पता नहीं कहाँ गिरा। यूएसए की इंटेलिजेंस कहाँ थी? पता नहीं कहाँ इंटेलिजेंस छुट्टी ले दी थी उन्होंने। ऑफ लेना जरूरी होता है,
छुट्टी पे थे वो लोग, एरोगेंस, हम अनडिफिकल्ड हैं, इनविंसिबल। तो सबसे पहला थ्रेट यूएसए को जो फेस करना पड़ा वो फेस करना पड़ा नॉन स्टेट एक्टर से। अब ये जो अल-कायदा है, इस मास्टरमाइंड बहुत असाम में लाते हैं। कितने लोगों के नंबर में 20,000, और ऐसी कंट्री जिसकी ये अचीवमेंट्स हैं उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच कर लिया, अमेरिका को जाके हिट कर दिया, मिडिल ईस्ट से निकल के अमेरिका पहुंच गया, वहां जाके अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि यूएसए डिट्रैक्ट हो गया और डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिफेंसिव मिलर। सबसे बड़ा थ्रेट उनको कहां से आया? नॉन स्टेट एक्टर्स से आया। कुछ टाइम के बाद देयर विल बी राइज ऑफ चाइना। ये दो ऐसे थ्रेट्स हैं जिनको अब यूएसए बड़ी मुश्किल से टैकल कर रहा है। यानी पहला थ्रेट आया नॉन स्टेट एक्टर से और दूसरा थ्रेट आया राइज ऑफ चाइना से। इस वक्त अमेरिका का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंटेनमेंट ऑफ चाइना, लेकिन वो अब फिर से कंफ्यूज हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट से खुद को निकाला, यदि हमने यहाँ से जाना है इंडो पैसिफिक में, लेकिन सब और वापस लेकर आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप कैन क्रिएट ऑफ chaos, क्योंकि ये थर्ड टाइम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 2 ही टर्म होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टाइम पावर में आए हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको कुछ लेना देना नहीं कि मुझे मेरी इमेज क्या होगी कंट्री के अंदर, मुझे दोबारा इलेक्शंस में वोट देंगे या नहीं देंगे, किसी दफा इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होंगे। सेकंड टाइम लास्ट होता है इनका, अभी कुछ भी कर सकते हैं, जितना नुकसान करना नुकसान करेंगे, चले जाएंगे, थर्ड टाइम इलेक्शन में आएंगे नहीं। क्योंकि अगर ये थर्ड टाइम प्रेसिडेंट के लिए आते हैं, अगर कोई अमेंडमेंट ऐसे आ जाते, हालांकि होता नहीं है, तो पिछले जो थे वो भी फिर आ सकते हैं, बराक ओबामा भी आ सकते हैं, फिर 2 टर्म पूरी की, फिर ऐसा यूएस पॉलिटिक्स में नहीं कोई दबाव। इसलिए वो कैसी भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा सकता है दुनिया में, वॉर स्टार्ट करा सकता है, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं अपने वोट बैंक से, है ना। थर्ड टाइम उसको वोट चाहिए ही नहीं, बेशक उसकी रैंकिंग गिर जाए, यदि उसकी फॉलोइंग गिर जाए, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो कर रहा है, बिजनेस में फायदा हो रहा है। बात समझ आ गई? तो अब जी यूएसए ने इन दोनों को कैसे टैकल करना है, ये हमारे के लिए सबसे बड़ा मसला आ गया है। ये दोनों इश्यूज आते ही नहीं अगर यूएसए ऑफेंसिव रियलिज्म पे फोकस करता है। क्योंकि जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, यही बातें कही हैं जॉन जेवियर शाइलर ने। ही अपोजेस डिफेंसिव रियलिज्म, कहता है कि ये जो यूएसए ने शिफ्ट लिया डिफेंसिव रियलिज्म की तरफ चले गए, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको चाहिए था कि वो ऑफेंसिव रियलिज्म पे फोकस करते, यानी सिक्योरिटी पे फोकस करते। यूएसए का ये कंसर्न नहीं होना चाहिए था कि मैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करूं, ये कंसर्न नहीं होना चाहिए था। यूएसए ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में chaos क्रिएट हुआ, लोगों में रिसेंटमेंट क्रिएट हुई, क्योंकि अमेरिका अपनी वैल्यूज इम्पोज कर रहा था। तो वहाँ पे लोगों ने नफरत करना स्टार्ट किया अमेरिका से, दहशतगर्दी वहाँ पर बढ़ी, उन्हीं ने जाके अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर। अगर अमेरिका इन्वॉल्व भी नहीं होता तो अटैक नहीं होता, लोगों में रिसेंटमेंट क्रिएट नहीं होती। गल्फ वॉर स्टार्ट हुई, अमेरिका ने वहाँ पे खुद को इंगेज कर लिया, कितने इनोसेंट मुस्लिम्स मारे गए, तो वहाँ से रिसेंटमेंट स्टार्ट हुई, अल्टीमेटली 9/11 हो। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब ये आपका हो गया पूरा न्यू रियलिज्म। अब जब सवाल आएगा आपके पास, तो आप ये वाला रियलिज्म और ये 3 वेरिएशन, इन सबको मिला के एक ही वर्ड होगा रियलिज्म, जिसमें ये तमाम चीजें आपकी आ जाएंगी। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई सवाल? सर, जो पुराना रियलिज्म था उसका सिर्फ एक ही डाउनफॉल था कि वो सिर्फ यूनिट बेस्ड स्टडी के बाद और भी है ना, जैसे कॉन्सेप्शन ऑफ पावर में उन्होंने कहा कि यूनिट डायमेंशन होगी, ये कह रहे हैं मल्टी डायमेंशन होगी। डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। बात तो वही है ना, बस थोड़ा एस्पेक्ट चेंज हो गया। पावर की बात उधर भी है, यहाँ पर भी है। यूनिट बेस्ड स्टडी है, वो ये स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी है। थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं, है तो क्या कि स्टेट ने पावरफुल बनना है। असल बात तो फिर भी स्टेट की मिलिटाइजेशन और पावर के बारे में ही है ना।
कि स्टेट ने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। समझ आ रही? अब सवाल ये है कि सबसे डोमिनेंट थियरी इन 21st सेंचुरी इन द कंटेम्परेरी एरा कौन सी है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? बहुत सारी थियरीज है, डोमिनेंट कौन सी है? रियलिज्म। जैसे हमने कोर वर्ड में पढ़ा था, हमने कहा कि वो इंडिविजुअल एनालिसिस के तो सर अगर जब हम कोर वर्ड में पढ़ेंगे तो हम इंडिविजुअल के डालेंगे तो इंडिविजुअल बेस एनालिसिस, इंडिविजुअल भी आएगा, स्टेट का भी आएगा, सिस्टमिक भी आएगा, सभी आएंगे। आगे चलते हैं। नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म भी बहुत आसान है। Neoliberalism is nothing but old liberalism plus globalization. न्यूलिबरलिज्म की चार टाइप्स हैं, बस इन चार टाइप्स को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। फोर टाइप्स कहें या वेरिएशंस कहें। न्यूलिबरलिज्म असल में है क्या? इट इज ओल्ड लिबरलिज्म प्लस ग्लोबलाइजेशन। बस पुराने लिबरलिज्म को अब जरा ग्लोबलाइजेशन के साथ मिला लें तो आपका न्यूलिबरलिज्म बन जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन वेरियस डोमेन्स। ग्लोबलाइजेशन की चार टाइप्स होती हैं: सोशल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इन these four domains is called globalization। दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, ग्लोबलाइजेशन है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ रहा है, इट इज ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, इट इज ग्लोबलाइजेशन। एक दूसरे के साथ में वैल्यूज शेयर हो रही है, इट इज ग्लोबलाइजेशन। यस, समझ आ गया? Now, liberalism plus globalization is called neoliberalism. There are four variations of neoliberalism. Number one, सबसे पहला है commercial liberalism. कमर्शियल लिबरलिज्म में हम बात करते हैं कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड की। यदि कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, बिजनेसेस करें, अपने बॉर्डर्स को रिलैक्स करें ताकि इजीली ट्रेड किया जा सके, इससे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी। जो कि एक अच्छी बात है। सेकेंड इज रिपब्लिकन लिबरलिज्म। रिपब्लिकन लिबरलिज्म के अंदर वी हैव टू promoting the spirit of democracy। Number three, sociological liberalism।
Now we have to fight against climate change as well. और इसको फाइट करने के लिए हम डिफरेंट एनजीओ बनाएंगे जो कि फाइट करेंगे। लास्ट इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। प्रीवियस जो थियरी थी लिबरलिज्म, उसमें हमने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, जैसे कि नेटो, यूरोपियन यूनियन, यूएन, आईसीजे, ऐसी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। बातें वही है जो लिबरलिज्म वाली, बस इसमें कुछ चीजें ज्यादा हो गई। जैसे वहां पर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। वहां पर क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए प्लान बनाएंगे। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो क्लाइमेट चेंज की एक थ्रेट है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को पहले भी प्रमोट कर रहे थे, अभी भी प्रमोट करेंगे। सो अब ये जो चीजें हैं ये सब आ रही हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया को अब इंटरकनेक्ट करना पॉसिबल है। अब टेक्नोलॉजी है, तो वैल्यूज ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होती है, पहले से ज्यादा जल्दी इफेक्टिव मैनर में अब डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। पहले तो पता नहीं होता था कि कोई यूएसए भी है, कोई ऐसा भी कोई कॉन्टिनेंट मौजूद है। पहले तो रीजन्स डिस्कवर हो रहे थे, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। अब सब डिस्कवर हो गया है, सैटेलाइट है, सभी को पता है कि कहाँ पर क्या है। तो अब चीजें ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती हैं। समझ आ गया? ये अब आपका रहा न्यू लिबरलिज्म, व्हिच इज लिबरलिज्म ऑन स्टेरॉइड्स। बात वही है, पुराना ही लिबरलिज्म है, लेकिन अब इसको स्टेरॉइड्स लगा के पंप करके भेज दिए। स्टेरॉइड समझते हैं ना? हाँ जी, क्या होते हैं? ठीक है, और जिम में भी लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, नॉट प्रोटीन। प्रोटीन कुछ अलग चीज होती है, जो इंजेक्शंस हैं। कुछ लोग तो अब एनाबॉलिक भी यूज करते हैं, पता नहीं क्या लिक्विड इंजेक्शंस हैं। इंजेक्शन है क्या होता है इससे? उससे आपको एपेटाइट कम हो जाती है, उससे आपको बॉडी वेट कंट्रोल में मिलता है। अच्छा, ऑज़ेम्पिक भूख ज्यादा लगेगी तो जल्दी बॉडी बनेगी, लेकिन अगर कोई ओवर वेट है तो उसको कम भूख लगे, ताकि वो कम खाना खाए तो उसका वजन ड्रॉप होगा। फास्टिंग पे चले जाए, प्रोटेस्ट करें, 20 दिन फास्टिंग करें, वजन कम हो जाएगा। जैसे इंडिया में अभी चल रहा है ना भूख हड़ताल जी, इंटरमिटेंट नहीं, कंटिन्यूअस। जैसे अभी इंडिया में जो 3 इडियट मूवी आई थी ना, उसमें जो रैंचो था वो रियल लाइफ पे था ना, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ गए कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन करे, क्योंकि वहाँ पे पेपर्स बार बार लीक होते रहते हैं, स्टूडेंट्स मर गए। 19 दिन हो गए हैं, अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पानी पी सकते हैं, नहीं पानी पी रहे हैं, आप कह रहे पानी भी ना पी। तो 19 दिन हो गए हैं, 10 किलो इनका 8-10 किलो वजन कम हो गया है। देखिए, इट वॉज अ टूल जो कि यूज होता हुआ आ रहा है। मिस्टर गांधी भूख हड़ताल करना उनका पॉलिटिकल टूल होता था। जब ये भूख हड़ताल पे निकलते थे तो पूरा इंडिया उनके साथ होता था, ब्रिटिशर्स नील डाउन करते थे, उनकी बात मानते थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि मास अपील के लिए उनको यूज किया जाता था। लोगों को जमा करना है, मिस्टर गांधी को लाठी दे के आगे कर लें,
पूरा इंडिया उनके साथ, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। कायदे आजम ही मेंटेन्ड लीड एटीट्यूड, वाज नॉट पॉपुलर अमंग द मासेस। वो पॉपुलराइजेशन में बिलीव भी नहीं करते थे और गांधी की पॉलिसी से डिसएग्री करते थे। लेकिन जब भी वो बाहर निकलते थे पूरी इंडिया उनके साथ, ब्रिटिशर्स मान लेते थे उनकी बात। ओके, जब गांधी प्रोटेस्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स की बात मानेंगे। तो अभी इनको फर्क नहीं पड़ रहा, अभी जो लीडर्स है उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तभी तो नहीं आया। एजुकेशन मिनिस्टर कोई रिजाइन नहीं कर रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। इट इज अ प्रोटेस्ट, ये लोगों ये स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट है। अगर पूरी नेशन यूनाइट हो जाए तो इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन मुश्किल। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आउटकम आने वाला है। पता चले कि मर ही गए बेचारे, कोई नहीं आया, मर गए। खबर आई थी कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए, इतने दिनों तक रहे किसी वजह से। तो भूख हड़ताल पे लोग जाते हैं, अगर स्टेट से बात मनवानी है तो हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, तो भूखे मर भी सकते हैं। बता सोच रहे हैं पीछे जाके स्टेट से खा के वापस आ जाएंगे। भूख हड़ताल नहीं हुआ ना, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, वाइटल्स बताते हैं इतना मतलब कम हुआ, इतना नहीं हुआ, ये आपका है या नहीं है, तो चेक करेंगे ये तो खा गया है, इसका तो वजन ही कम नहीं हो रहा, फिर वो भूख हड़ताल नहीं मानी जाएगी ना। ब्रेक करते हैं, फिर एक आप देखें नहीं अभी आए हो। अच्छा दुआ मांग रहे थे कि सर जाए और मैं